Okay, we will continue with the same chapter, that is chapter number 18, financial statements. Before proceeding with this is the last lecture of this chapter. इससे पहले हम सारा कर चुके हैं. जो 4 सम्स पढ़े थे हमारे जिसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती थी उसको हम डिस्कस करेंगे आज. Let me revise, हल्का सा let me revise the meaning of the financial statements. These are also known as final accounts. These are prepared at the end of the accounting year or accounting period rather, and these are prepared mainly to know 2 things. First is financial results and financial position. Financial results means profit earned or losses suffered, and financial position means the position of assets and liabilities. And for finding the financial results, the statement which we prepare is known as income statement, better known as trading and profit loss account. And for finding the position of assets and liabilities, we prepare which statement? Position statement, better known as बैलेंस शीट. ठीक है. बाकी आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस डायरेक्ट आते हैं, इनकम्स भी डायरेक्ट आती हैं. डायरेक्ट कौन सी है? सेल ऑफ गुड्स. ठीक है. और प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस आते हैं इनडायरेक्ट, और ऑपरेटिंग अदर इनकम्स आती हैं जिसे हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. और बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं, एक्सपेंसेस इनकम्स कभी नहीं आते बैलेंस शीट में. ठीक है. फाइन. ओके. देन जो हमने सम छोड़े हुए थे बीच में एक था सम नंबर आपका 4. देखिए क्या लिखा है. सम नंबर 4 पेज नंबर 18.62. It says find closing stock from the following details. आगे क्या होता था? हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था, है ना. एंड हमें क्या फाइंड करना होता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. अब यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया होगा, आपने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना. सेम मेथड वैसे ही है जैसे हम अगर हम बात करें, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ हम डालते हैं ओपनिंग स्टॉक, ऐसे करते हैं. यहाँ डालते हैं परचेज और डालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फाइन. इधर हम डाल देते हैं सेल और यहाँ डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक. तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है डिफरेंस निकालने के बाद वो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट. ऐसे ही होता है. अब क्या होगा? अब हमारे पास यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा. जब इसको हम बैलेंस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपका डिफरेंस आ जाएगा. जितना दोनों साइड्स का डिफरेंस आएगा दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक ओनली. ठीक है. बैलेंस ही करना है. विल बी प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज वी वर प्रिपेयरिंग फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ठीक. करें स्टार्ट. सो trading account will be prepared. Otherwise there is another method of preparing this, calculating this, but ये better way है because आपने अभी किया हुआ है. दूसरा वे आपको डिफिकल्ट लगेगा. ठीक है. देखिए क्या आइटम्स दी हुई हैं आपको. फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक विल बी पुट टू द विच साइड? डेबिट साइड. अमाउंट इज 20,000. और ये शॉर्ट फॉर्म जो है ये हमारे लिए ही है बिकॉज हमारे पास स्पेस और टाइम कम होता है. कोतारी जी बैठे हैं. दूसरे कोतारी जी कहाँ है? अदिति नहीं आए, है ना. ये आप लोगों ने नहीं यूज करनी है. एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द टीचर्स ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड टाइम. आप लोगों ने ये OS नहीं लिखना. आप लोगों के पास मैंने पहले भी बताया था आपको स्टिल यू यूज दैट K फॉर 1000 एंड L फॉर लैक्स इन द एग्जाम. ये अलाउड नहीं है आपके लिए. आपने पूरी अमाउंट ऐसे लिखनी है, कॉमा डाल के, जीरो डाल के, ऐसे L फॉर लैक्स एंड K फॉर 1000 वी जनरली राइट, है ना. फिर भी आप लोगों ने लिखी और बाद में आप लोग उसके मार्क्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मार्क्स कटे भी हैं, आपको याद होगा, है ना. तो दीज थिंग्स आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर टीचर बिकॉज वी हैव टू सेव टाइम एंड स्पेस आल्सो. सो ओपनिंग स्टॉक आ गया. और क्या दिया हुआ है आपको? सेल्स. कौन सी दी हुई है? कैश सेल्स. और यहाँ कौन सी लेते हैं हम? यहाँ हमने सेल. सो विच सेल वी रिकॉर्ड हियर? नेट सेल इन टोटल सेल. एक्चुअली नेट टोटल सेल्स, है ना. नेट सेल्स विच इंक्लूड्स कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स बोथ. तो यहाँ पे दोनों ली जाएंगी. हम यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स. यहाँ हाइफन डाल के लिख देंगे कैश इतनी है और क्रेडिट इतनी है. कैश आपको दी हुई है 60,000 और क्रेडिट दी हुई है आपको 40,000. ऐसे ही है. कैश में 60, क्रेडिट में 40. देन है आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं दिए हुए इट मींस नहीं है वो. अगर ना दिए हो एक्सपेंसेस डायरेक्ट या उसका हिंट भी ना दिया हो तो फिर वो नहीं है. देन हुए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 33 1/3%.
33 1/3% रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। भाई अब ये क्या है यहाँ पे? हाँ जी, परचेज डालूंगा। परचेज कितनी है? 70,000। ठीक है। अब 33 1/3% इज, अगर हम इसको करें तो कितनी इसकी वैल्यू बनती है? 33 1/3% की वैल्यू कितनी बनती है? इसको मिक्स न्यूमरल्स करके 33 1/3% इज 100/, गलत है। 100/3 तो गलत है बेटा, मल्टीप्लाई करके मत देखो। 3 3 9, टेबल बोल के देख रहे हो। 3 3 3 1 3, 3 2 6। स्वामी संदास वाले पहले 3 0 भी करते होंगे। 3 0 0, 3 1 3। 33 into 3 is nothing but 99 only, plus 100/3 और परसेंटेज का 100 भी तो लगाना था। एक्चुअली 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3। यहाँ किसने आंसर दिया था? गुड। 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3 ओनली। ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करना आप 33.33 लगा के करता होता है। जहां आपने 33 1/3%, मैं परसेंट की बात साथ में कर रहा हूं, जहां आपने देखा वहां इसको 1/3 ले लो। ठीक है, इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3। यही हो गया। 1/3 किसका? कॉस्ट का, नॉट सेल्स ऑफ कॉस्ट। नाउ हियर कॉस्ट डजंट मीन परचेज, हियर कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमने फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहले कभी किया हुआ है? नहीं किया, कोई बात नहीं, बाद में आएगा। 1/3 ऑफ कॉस्ट है ना। कॉस्ट की जगह आपने परचेज नहीं लेना है, उसका फार्मूला अलग होता है। उसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए होता है, वो यहाँ पे हमारे पास है नहीं, वो फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होता। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉस्ट एज्यूम कर लेंगे, या हम ये कह सकते हैं 3 रुपए अगर कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, ये कह सकते हैं हम, है ना। लेट कॉस्ट इज 3, प्रॉफिट इज 1, what will be the sale price then? If cost is 3, profit is 1, what will be the sale price? 4। ऐसे ही होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है। फाइन, लेट कॉस्ट इज 3 तो प्रॉफिट इज 1 एज पर दिस, व्हिच मींस सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹4, दैट इज द कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब यहाँ हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अगर आपने याद हो क्लास 6 के आसपास आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। ठीक, इफ सेल प्राइस इज 4 देन प्रॉफिट इज 1, ऐसे ही है। एंड इफ सेल प्राइस इज ₹1 lakh, ये 1 lakh कौन सा है? टोटल सेल की वैल्यू। इफ इट इज 1 lakh देन प्रॉफिट इज 1 lakh into 1/4, दैट इज ₹25,000। ये आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इफ कॉस्ट इज 3, इट इज गिवन, इट इज 3, मतलब हमें 3 ये क्यों लेना पड़ा? अदरवाइज हम x के साथ भी कर सकते थे। आपके लिए आप 10 तक लेट दिस इज x एंड x प्लस दिस भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन x के साथ थोड़ी सी हार्ड हो जानी थी, इसलिए मेरे को 1/3 यूनिटरी मेथड लगाना पड़ा। अदरवाइज इसकी बेटर ऑप्शन है वो लेट इट इज इक्वल टू x एंड x प्लस दिस या x माइनस दिस कर लेना, ज्यादा इजी होता है। यहाँ नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, 10th तक आप x लेके चलते रहे होगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 1/3 ऑफ कॉस्ट इज प्रॉफिट, व्हिच मींस इफ कॉस्ट इज 3, 1 is the profit, or we can say out of every 3 rupees cost, 1 rupee is the profit. ठीक, which means sale price in case of profit will be more than the cost, so cost plus profit is sale price. Unitary method, if sale price is 4 then profit is 1, because हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हम राइट साइड रखेंगे, है ना। गिवन क्या है हमारे पास? सेल प्राइस हम यहाँ कॉस्ट हम छोड़ देंगे। सेल प्राइस इज 4, प्रॉफिट इज 1 एंड सेल प्राइस इज 1 lakh। ये 1 lakh कौन से हैं? दोनों सेल्स को प्लस करके टोटल सेल की वैल्यू आ रही है, और 1 lakh देन प्रॉफिट इज 1/4 into 1 lakh, दैट इज 25,000।
ठीक है। इसका एक शॉर्टकट, वैसे हम ये वाला मेथड ना यूनिटरी मेथड, यहाँ तो आपको इस सम में करना ही पड़ेगा, आगे जाके आपको इसका एक शॉर्टकट जो आप एक्स वाला करते हो वो है, इसका एक और शॉर्टकट है एक्स के बिना वाला, वो एक लाइन में आंसर आ जाता है, वो सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा मेरे को। अभी हम इस सम को ऐसे ही कर रहे हैं, बाद में जब हम वो मेथड कर लेंगे, चाहे इस सम को आप उस मेथड से कर लेना तब भी चलेगा। आज के दिन इसका यही सम, यही मेथड चलेगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25,000. Now we'll put here gross profit 25,000 and the balancing figure will be closing stock. Don't forget to put balancing figure in the bracket here because this value is not given, this value we have calculated, and any figure which we have calculated should be shown कि वो कैसे आई है, या तो कैलकुलेशंस में अगर अकाउंट से है तो बैलेंसिंग फिगर आनी चाहिए। ठीक है, इसे प्लस करिए, कितना बनता है, 115 ये बनता है, कितना आंसर है इसका, 15%। ठीक है, यूनिटरी मेथड जो है वो लॉन्गेस्ट मेथड है, हम कह सकते हैं। समझ आने की बात है, आप चाहे इस मेथड से करो, आप चाहे बाद में एक्स वाले मेथड से करो, या उसका भी जो आगे शॉर्टकट जो बताएंगे आपको बाद में उस मेथड से करो। हमें इसकी 25,000 रुपए की बात है कि वो कैसे आ रहा है आपका, आप किसी मेथड से कर रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, इसको भी कर लो, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड हम करेंगे जब उसके हिसाब से सम आ जाएगा, या मतलब बताना मेरे लिए पॉसिबल होगा जब। ठीक है पॉइंट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? डन, करें आगे। और ये 25 आपका ऐसे ही नहीं आना चाहिए, आपका बताना चाहिए आप कैसे आपने फाइंड किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तो फिगर जैसे ये फिगर्स आपको दी हुई थी सारी, ये दोनों सेल की और ओपनिंग स्टॉक और परचेज की, हमने कुछ नहीं किया, वहां से उठाया लिख दिया। 25 नहीं दिया हुआ था, हमने दिखाना है हमने कैसे कैलकुलेट किया। 15 आंसर आया है, बैलेंसिंग फिगर वो है, कर रहे हैं ना। जो फिगर आपको सम में दी हुई है एज इट इज लिख दोगे, जो फिगर आपने कैलकुलेट करी है शुड बी शोन कि कैसे आई है। आपको पता है कि ये आप यहाँ सपोज 1 लाख लिख दो, सम नहीं गलत होगा, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर तो अल्टीमेटली तो 1 लाख ही बन रहा है, लेकिन आपको दिखाना चाहिए कि कैश इतना और क्रेडिट इतना, बिकॉज आपको 1 लाख नहीं दिया हुआ, आपको 60/40 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने यहाँ 1 लाख लिखना है तो आप नीचे लिखिए टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल 40 + 60 1 लाख, देन राइट 1 लाख, तो उससे बेटर है कि यही अगला शो कर दो। ठीक, कोई फिगर जो सम में नहीं दी हुई है वो कैसे कैलकुलेट की गई है वो दिखाना। आई होप आई एम क्लियर। करें आगे, नेक्स्ट सम कौन सा था, छोटा सा बेटा, 10th। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था, एक था ग्रॉस प्रॉफिट और एक था नेट प्रॉफिट, यही है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बाय डिडक्टिंग विच एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड नेट प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट है ना, ये बिजनेस का लास्ट प्रॉफिट है, लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ एक्चुअल प्रॉफिट हम कह सकते हैं, जिसके लिए जो अल्टीमेटली हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये नेट प्रॉफिट में दो तरह के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? चैप्टर, यस, चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व्स में किया था टॉपिक ये वाला हमने, कहीं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स चैप्टर कर लिया हमने ये वाला, है ना, प्रोविजन एंड रिजर्व। उसमें कहीं मीनिंग ऑफ रिजर्व के अंदर टाइप्स ऑफ रिजर्व टॉपिक आया था। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स क्या होते हैं, कितने होते हैं? जनरल एंड स्पेसिफिक, किसी काइंड होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड कैपिटल प्रॉफिट्स, है ना। रेवेन्यू प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जो हम, यस, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। तो मैं फिर दोबारा वही एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टेशनरी बेचने वाला पर्सन जो है, जो स्टेशनरी आर्टिकल्स बेच के पैसा कमा रहा है, वो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट है। ठीक है, और कैपिटल प्रॉफिट कौन सा है? जो उसके पास सपोज कोई लैंड पड़ी हुई थी, लैंड पड़ी, कोई फिक्स एसेट पड़ी हुई थी, उसको उसने बेचा, प्रॉफिट कमाया, वो कैपिटल प्रॉफिट है। जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें दोनों ही प्रॉफिट्स इंक्लूडेड है। आपने देखा होगा, आप सम निकालते वक्त अगर वहां पे कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ रहा था सपोज,
तो वो भी हमने माइनस डेबिट भी डाला हुआ है। अगर कोई रेंट रिसीव किया हुआ है, वो भी रेंट रिसीव कहाँ से होगा, उसने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी होगी तभी होगा रेंट रिसीव, तो उसका वो काम थोड़ी है बिल्डिंग रेंट पे देना। वो कौन सा प्रॉपर्टी डीलर है? नॉर्मल कंडीशन में वो ट्रेडिंग कंपनी, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, इट मीन यहाँ पे सारी आइटम्स हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है, एक इन दोनों के बीच में कहीं होता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Operating profit means that profit which is earned from the operations of the business. Operations means operating activities. Operating means main activities of business. Means operating profit for a stationary person is the profit earned from the sale of goods. Goods उसके लिए क्या है? Stationary articles, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर। एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए, रियल एस्टेट आई मीन टू से प्रॉपर्टी डीलर के लिए, उसके लिए ऑपरेटिंग क्या है? लैंड, बिल्डिंग परचेज सेल करके उसने पैसा कमाया। एक फर्नीचर वाले के लिए क्या है? उसने सोफा सेट, बेड, चेयर्स, टेबल्स वगैरह उसने बेची, उससे पैसा कमाया उसके लिए, बिकॉज वो गुड्स है। गुड्स क्या है, इसमें हम डील करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज अर्नड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कोर्स। कोई बिजनेस अगर सेल नहीं कर रहा है, गुड्स नहीं सेल कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, बैंक है एक, वो गुड्स थोड़ी सेल कर रहा है, सर्विस दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी है, एक लॉयर है, वो क्या कर रहा है? सर्विस ही दे रहा है ना। डॉक्टर है, वो सर्विस ही दे रहा है। तो उस केस में उसके लिए गुड्स एंड उसके लिए सर्विसेज वर्ड आ जाएगा। मीन्स जो उसका मेन काम है उसमें से जो प्रॉफिट अर्न किया गया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्या है? सारा ही प्रॉफिट, वो चाहे ऑपरेटिंग से था चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग से था। इफ आई एम क्लियर, मेरा मीनिंग क्लियर है आपको? अब इसे फाइंड कैसे करना है? हाउ टू फाइंड नेट प्रॉफिट? बिकॉज कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से नहीं दिखा रही है, हम ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहे थे, अलग से दिखा रहे थे। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग बंद किया, प्रॉफिट लॉस शुरू किया, नेट प्रॉफिट दिखा दिया। ऑपरेटिंग हमने दिखाया ही नहीं कहीं। वेयर एज यूजर्स जो है वो ऑपरेटिंग जानना चाहते हैं। एक फर्म है, से अगेन स्टेशनरी वाला पर्सन, उसने उसे गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेल प्राइस, ये है प्रॉफिट। उसने जो गुड्स बेची, स्टेशनरी आर्टिकल्स, उसने 8 लाख के बेचे, उसको 10 लाख के पड़े थे। अब क्या हुआ? लॉस हो गया। प्रॉफिट इज -2 लाख, ब्रैकेट मीन -2 लाख। एक उसने, उसके पास लैंड पड़ी हुई थी, उसने परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, उसने सेल कर दी से 55 लाख की। यहाँ क्या हुआ? कितना? नेट प्रॉफिट इज 3 लाख। हम क्या देखेंगे? 3 लाख, बिकॉज प्रॉफिट लॉस अपन दिख ही ये रहा है। बट यूजर्स जो होंगे ना, बैंक ने अगर लोन देना हो, क्रेडिटर्स ने सामान उधार पे देना हो, है ना, इम्प्लॉइज ने काम करना हो, गवर्नमेंट ने देखना है वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट ने देखना है वो बिजनेस क्या कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला प्रॉफिट देखना ज्यादा वायबल, ज्यादा उसके लिए नॉलेजेबल है, यूजफुल है देखने से। बिकॉज मेन काम तो वो है जो डेली उसने करना है। लैंड थोड़ी उसने रोज ही बेचनी, स्टेशनरी आर्टिकल तो उसने हर रोज बेचने, लैंड उसने कई सालों के बाद एक बार ही बेचनी। अगर ये लैंड ना होती तो क्या होता? उसको 2 लाख का लॉस एक्चुअल में देखा जाए, तो उसने ये चीज देखनी है। मतलब पॉइंट इज, ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं भी नहीं आ रही है, ये अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? अब इसको निकालने के लिए 2 फार्मूला है हमारे पास। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, इसको हम नेट प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। जिस वे से निकल रहा हो वैसे आप निकाल लेंगे। इफ सपोज वी वांट टू कैलकुलेट इट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, देन द फार्मूला विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। Operating profit is equal to gross profit minus operating expenses minus only operating expenses। हम indirect expenses को आगे 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, एक operating expenses, एक non operating expenses, है ना? मेरी बात समझ रहे हो? एक operating expenses, एक non operating। operating expenses नेम से क्लियर हो रहा है। operating expenses कौन से हैं? वो expenses which are necessary to operate the business, जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, इंश्योरेंस पे करनी है, डिस्काउंट देनी है, कमीशन देनी है, ब्रोकरेज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इसके बिना बिजनेस चल सकता है क्या? ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से होने हैं? सैलरी, रेंट वगैरह होना है, स्टेशनरी होनी है, प्रिंटिंग होनी है, पोस्टिंग, उसके बिना बिजनेस चला सकते हैं हम? कैन वी से टू वर्कर्स की सैलरी नहीं मिलनी, चलना ही नहीं बिजनेस, है ना? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस,
सेल्समैन कमीशन देनी है, सेलमैन को सैलरी देनी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को पे करने हैं, कैन वी से कि आपको नहीं मिलना है? वी कांट से। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं होते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गुडविल, आगे जाके और भी इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ये वो चीजें हैं इसके बिना भी काम चल सकता था। फाइन। तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट देन ओनली only operating expenses are deducted. And if suppose we want to calculate it from net profit, then अगर निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट करनी है, अगर निकालेंगे नेट प्रॉफिट से तो नॉन ऑपरेटिंग की ट्रीटमेंट करनी है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, अब आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट से निकाला है, एक्सपेंसेस को माइनस ही किया है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट से निकाला है तो उल्टा चलना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर लेना है वो एक्सपेंसेस लेकिन प्लस करना है बिकॉज वो नॉन ऑपरेटिंग है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना है। ये फार्मूला याद कर लेना। इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती हैं? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना, ये वो इनकम्स है नॉन ऑपरेटिंग, जिसके लिए बिजनेस इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग दोज थिंग्स। Business is not meant for earning rent, earning commissions and earning those interest वगैरह, ये profit on sale of asset उसके लिए नहीं है ना। And of course the business is not meant for suffering loss on sale of asset, तो वो non operating expense था। मीन्स अगर आपने ऑपरेटिंग को फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट से, only operating expenses are to be deducted, and if you want to find from net profit then expenses are to be added, which expenses नॉन ऑपरेटिंग, एंड इनकम्स आर टू बी डिडक्टेड, उल्टे चल रहे हैं, तो कौन सी? अदर इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्लियर ये बात? ठीक है। सिमिलरली फिर हम 10th सम को अगर हम करें, 10th सम ही सेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज गिवन, इट मींस हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीस, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये वाली। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। डोनेशन एक्सपेंस है ये, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसे प्लस करेंगे। रेंट रिसीव्ड इनकम है नॉन ऑपरेटिंग, अगेन इसको माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका, इसको ऐड करेंगे। मींस 1 लाख में आपने 15,000 प्लस करना है, इनकम सॉरी माइनस करना है। डोनेशन 2,000 की आपने प्लस करनी है। रेंट रिसीव्ड 10,000 माइनस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 प्लस कर देना। चेक करो आंसर आ रहा है क्या? 1 लाख माइनस 15 एंड माइनस 10 माइनस 25 75 हो गया, प्लस 2,000 एंड प्लस 20,000 22 97,000। ठीक है, ये है 97 आ रहा है। अभी किया है आपने? अभी किया है कि मैंने करवाया? ठीक है। एक 14 सम भी था, है ना? 14 का टॉपिक करना पड़ेगा। चलो 14 को रुको, अभी 15 करते हैं, अभी हो जाएगा वो। 15th ही सेज on the balance sheet given below calculate fixed assets, current liabilities and working capital। fixed assets कौन सी होती हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल्स, गुडविल, ये सारी जो है आपकी ये फिक्स्ड एसेट्स है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सारी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। और करंट कौन सी होती है? स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारी आपकी जो है वो करंट एसेट्स है। हमने किया हुआ पहले कभी? ये कब किया था? स्टार्टिंग में। हो गए आज 7-8-9 महीने हो गए आराम से, है ना। चैप्टर नंबर था 2-3 या कौन सा था, इसमें हमने टर्म्स करी थी, टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, वहां पे करी थी। और वैसे भी आपने अभी किया भी है, कई बार ये आ रहा है, बहुत देर से आपको आ रहा है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सारा स्टॉक। स्टॉक को हम क्या बोल देते हैं? और स्टॉक इज आल्सो नोन एज
इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income. These are which assets? Current assets. And non-current assets means fixed assets: land, building, plant, machinery, furniture, fixtures, computers, motor vehicles, goodwill, patents, trademark, copyrights, mining rights, computer software। सारा कुछ जो है ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स है। इसी में टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है। ऐसे ही अगर हम करंट लायबिलिटीज की एग्जांपल लें तो बिल पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये जो है आपकी, और एनी शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर पे करना है, तभी तो वो करंट है। अगर हम नॉन करंट की एग्जांपल लें तो नॉन करंट में लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे, और अगर लोन ना मेंशन किया हुआ हो तो इट इज अज्यूम्ड कि वो लॉन्ग टर्म का ही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन और कैपिटल भी जो है वो आपकी नॉन करंट में ही आ जाएगी। कर लोगे इसमें से आप? हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स भी हो गई, करंट एसेट्स भी हो गई, करंट लायबिलिटीज भी हो गई, जो एग्जांपल्स हमने दी। एग्जांपल ज्यादा लिए हमने, यहाँ पे कम पॉइंट्स दिए हमने। एक उसने कहा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की जो, इसका जो वैसे फार्मूला है वर्किंग कैपिटल का, दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये फार्मूला होता है इसका। अगर इसकी मीनिंग की बात करें, दिस इज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर डे टू डे पर्पजेस। हमें डेली हमने खर्चे करने हैं, उसके लिए चाहिए। डेली हमने क्या करने, खर्चे करने होते हैं। रिक्शे वाला आया, कैरेज पे करना है, वर्कर्स को सैलरी पे करनी है। डेली मीन्स नॉट डेली, डेली मीन्स रेगुलर, रेकरिंग जो है वो सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, जो हमने एक्सपेंसेस पे करने, उसकी हम बात कर रहे हैं। दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसको हम वर्किंग कैपिटल कह देते हैं। इसका फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज फाइंड कर ली है इसमें इजीली, तो उसको माइनस कर दोगे आप, तो उसका आंसर भी आ जाएगा। कर लोगे आप इसको, है ना। तो जो आपका सम नंबर 14 पड़ा हुआ है ना, उसके लिए लगने हैं 10-15 मिनट लग जाएंगे उस टॉपिक करने के लिए, क्योंकि वो थ्योरी में भी आ जाएगा और वो न्यूमेरिकल्स में भी आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अभी 2 मिनट हैं, हम वो टॉपिक कर सकते हैं, हल्का सा स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे मत देखो मैं गुस्से से, टाइम सेव करना है तो। आपकी बुक में पेज नंबर 18.35 पे है टॉपिक, नीचे देखना, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं लिख रहा हूँ एसेट साइड। एक एसेट बोलो, फटाफट बोलना, इधर से बोलना, कोई एसेट बोल दो, देखनी थोड़ी है। मशीनरी, बिल्डिंग, हाँ जी, गुडविल, लैंड, स्टॉक, फर्नीचर, और बस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिल रिसीवेबल। यार कोई कैश कुछ बोल ही ना, मेन बात ही नहीं कर रहे कैश की है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्या आप इसी ऑर्डर में लिखोगे इसको, क्या आगे पीछे भी कर सकते हो? कर ही सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक के हिसाब से 2 टॉपिक्स हैं, क्या ग्रुपिंग, एक है मार्शलिंग। कहता है ऐसे नहीं शो करनी है, ग्रुप करके शो करनी है। मीन्स करंट एसेट्स अलग शो करनी है, करंट लायबिलिटीज अलग शो करनी है। ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें से आपने मिक्स की हुई है। करंट कौन सी इसमें से? एक ये करंट है, एक ये करंट है, ये करंट, ये है। तो आपको कैसे शो करनी है? कहते हैं ग्रुप कर दो, अलग अलग दिखाओ, बिकॉज यूजर्स हैं, दे वांट के उन्हें करंट अलग से दिखे और फिक्स जो है वो अलग से दिखे। तो यहाँ हम लिखते हैं करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, और कैश नॉन करंट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। दिस इज ग्रुपिंग। एज फार एज मार्शलिंग इज कंसर्न हम कल कर लेंगे। ठीक है।